अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। मोस्ट प्रोबेबली आज का लेक्चर हमारा फ्री फॉल मोशन का या मोशन अंडर ग्रेविटी का आखिरी लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस उन बेसिक्स की मदद से करना सीखेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में फ्री फॉल मोशन के ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है कि फ्री फॉल मोशन क्या होता है, उससे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उसे स्केलर अप्रोच से कैसे हल करना है जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, उसे वेक्टर अप्रोच से कैसे हल करना है जो कि हमारे ई कैट या एमडी कैट के लिए है। ठीक हो गया। आज की क्लास में हमने उन्हीं बेसिक्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ फेमस क्वेश्चंस करने हैं। जैसे एक फेमस क्वेश्चन हमारे पास हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन के नाम से मशहूर है, फेडरल बोर्ड में भी है, पंजाब बोर्ड में भी है, सिंध बोर्ड के अंदर भी है, और ये मशहूर है हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन। सही है, बच्चे घबरा रहे होते हैं इससे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमने करना है जो पहाड़ी वाला क्वेश्चन है या क्लिफ वाला क्वेश्चन है। ये बच्चों के यहाँ जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में कर रहे होते हैं ना, या जो बच्चे कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे अमूमन ये टर्मिनोलॉजीज या इस्तिलाहात मशहूर होती हैं। तो उसको आज हम करेंगे, देखेंगे कि कैसे उसको हम आसान कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। और 1-2 सवाल मैं आपके पास पेपर से भी निकाल के लाया हूँ। एक सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन का और बाकी 2 से 3 क्वेश्चन हमारे एमडी कैट ई कैट के पास पेपर्स के। शुरू करते हैं और दम लगा के जी लगाकर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को फील करते हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो भाई, फ्री फॉल मोशन। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक खूबसूरत सा छोटा सा चैनल है जहाँ पे हम क्लास 11 और 12 की फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं। अच्छा बेटे, हम लोगों ने ये बात की थी, अगर आप किसी भी बॉडी को थ्रो करते हो या ड्रॉप करते हो, कुछ भी करते हो, फेंक देते हो, अगर वो बॉडी मूव करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी उसका मोशन डिफाइन करने का सबब बनती है। ग्रेविटी चाह रही है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, ग्रेविटी चाह रही है तो वो डिसेलरेट हो रहा है। जिसकी सबसे आसान एग्जांपल ये वाली है। ये मार्कर ऊपर गया, मैंने मार्कर को ऊपर फेंका था, लेकिन क्या मार्कर ऊपर जाता रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नहीं चाह रही थी। ग्रेविटी चाह रही थी मार्कर कहाँ आ जाए? नीचे आ जाए। इसी तरह जब ये मार्कर ऊपर जाके एक लम्हे के लिए रुका तो फिर वो नीचे क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटी क्या चाह रही है? मार्कर कहाँ आए? नीचे आए। तो मार्कर पहले ऊपर गया, मोशन उसका डिसेलरेट हुआ या रिटार्ड हुआ, देन वो नीचे आया, मोशन उसका क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ। हमने देखा था कि चूंकि हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन के अंदर जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर होता है, और जी क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या उसको हम राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। मुझे आपकी बात से इत्तेफाक है कि सर हमें हमारे टीचर ने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर सर ने बताया था जी का वैल्यू हाइट से, एल्टीट्यूड से, अर्थ की रोटेशन से, डेप्थ से, और पता नहीं किस किस चीज़ से चेंज हो रहा होता है। एयर रेजिस्टेंस भी इम्पैक्ट डाल रही होती है फ्री फॉल मोशन पे। हम जब पढ़ते हैं ना क्लास 11-12 के अंदर, तो हम मान के चलते एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, अर्थ रोटेट नहीं कर रहा, और जो जी का वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं मार्कर को इतना ऊपर उछालूंगा कि मार्कर चांद पे चला जाएगा। वो तो उस वक्त होता है जब आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तब जाके जी का वैल्यू क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है। अदरवाइज जी का वैल्यू आप कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो। ठीक है मेरा बेटा, चलो आगे चलते हैं। फिर हमने ये देखा था कि जो हमारे पास फ्री फॉल मोशन होता है, फ्री फॉल मोशन के अंदर, अच्छा इसी वीडियो के आखिर के अंदर मैं आपको पूरा एक कंक्लूजन भी डिफाइन कर दूंगा कि हमने कौन कौन सी तरह के सवालात करना सीखे हैं और उसको हमने क्या करना है। हमने ये देखा था कि भाई जो हमारा स्केलर अप्रोच होता है, स्केलर अप्रोच के अंदर आपके पास जो पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर एस से मुराद डिस्टेंस है, वी से मुराद स्पीड है, अगर वो वी आई है तो इनिशियल स्पीड है, वी एफ है तो फाइनल स्पीड है। इसी तरह इनिशियल स्पीड के लिए यू और फाइनल स्पीड के लिए वी भी लिखा जाता है। बस एक अहम बात थी वो ये कि ए का वैल्यू आपने माइनस जी लेना है जब आपका अपवर्ड मोशन हुआ करता था, इसी तरह आपने ए का वैल्यू प्लस जी लेना है जब आपके पास डाउनवर्ड मोशन हुआ करता था। ठीक है, बाकी सब बातें वही थी। ठीक है, और बाकी जो आपके पास डिस्टेंस है या जो आपके पास स्पीड है, ये चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो दे आर ऑलवेज एडेड, सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। फिर हमने देखा था कि भाई हमारा जो वेक्टर अप्रोच था जो हमारा वेक्टर अप्रोच के अंदर हमारे पास थी डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास थी वेलोसिटी, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, हमारे पास थी एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन हमेशा हम क्या लिया करते थे, माइनस। रीजन बीइंग कि डाउनवर्ड वाली क्वांटिटीज को हम माइनस लेते हैं और अपवर्ड वाली क्वांटिटीज को हम पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह राइट साइड वाली क्वांटिटीज को हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटीज को हम नेगेटिव लेते हैं। सर ये कैसे पता चला? बेटा ये जो बुजुर्गान फिजिक्स है उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ या एक रिदम सेट किया हुआ है ताकि आपके लिए पढ़ना पढ़ाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है ये भी हमने सीखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ हो गया। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उसके हमेशा अलोंग होती है। क्लियर है? ये सब बातें हमने पढ़ ली थी और इससे रिलेटेड बहुत अच्छे और खूबसूरत क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम कर लिए थे कि अपवर्ड मोशन क्या है, डाउनवर्ड मोशन क्या है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे अगर आपने वो पुराने 2 लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो वीडियो पॉज करके पहले उनको देख लो, फिर मैं हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर आपके पास आ भी रहा होगा, उसको देख लेना। आपके पास दोनों क्वेश्चंस का, दोनों वीडियोस का लिंक आ रहा होगा, नहीं तो यूट्यूब पे जाके लिख देना फ्री फॉल मोशन बाय बिलाल से, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। चलो मेरा बेटा, आपके सामने जो है ना वो द वेरी फेमस हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन सिंध बोर्ड की पुरानी किताब में मौजूद है। सिंध बोर्ड की ये वाली किताब जो है ये ग्रीन कलर में या ब्लू कलर में अवेलेबल है। यही क्वेश्चन आपके पास पंजाब बोर्ड में भी है, यही क्वेश्चन आपके पास बलूचिस्तान में भी है, फेडरल में भी है। ये सवाल मैं कराऊंगा, इसके बाद वो वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा और आप उसको करोगे एज ए होमवर्क। ठीक है, इस सवाल को मैं दोनों तरीक़ों से बताऊंगा, स्केलर अप्रोच से भी और वेक्टर अप्रोच से भी। अगर आपको ये सवाल, आपने पुराना लेक्चर देखा हुआ है तो आप वीडियो को यहाँ पॉज करो सुकून से और तसल्ली से अटैम्प्ट करो और फिर आगे वापस इसको देखो जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, चलो मेरा बेटा, अब देखो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करने से भी पहले ना यहाँ पे एक चीज़ ज़रा समझ लो। वो आपको शुरू में लगेगा कि सर ये कौन सी फिजिक्स है, लेकिन बेटे फिजिक्स के अंदर हर चीज़ जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल होती है, रट्टे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सही है, देखो सपोज करो भाई ये मेरे पास एक रोड है और इसके ऊपर एक गाड़ी है जो कि मूव करती हुई जा रही है, लेट्स से विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। जैसे हमारी डेली रूटीन के अंदर हमारे पास गाड़ी होती है ना, हम चला रहे होते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये मूव करती हुई जा रही है। अचानक से इस बंदे ने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो क्या है, रेड सिग्नल है। ठीक है, सिग्नल कैसा है, रेड है। अब ये मेरे और आपके जैसा नहीं है, ये अच्छा बंदा है। इसने देखा रेड सिग्नल है, इसने बोला गाड़ी को क्या करना है, हमें रोकना है, वी शुड स्टॉप द कार। अब गाड़ी को रोकने के लिए जब ये ब्रेक लगाएगा, मान लो इसने इस पॉइंट पे ब्रेक लगाया, तो अगर ये यहाँ पे ब्रेक लगाएगा तो क्या गाड़ी इसी वक्त रुक जाएगी, जिसे हम कहते हैं देर एंड देन, तुरंत उसी वक्त रुक जाएगी? नहीं, जाहिर सी बात है गाड़ी जो है वो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर करेगी यहाँ तक का। भाई क्यों? क्योंकि फोर्स तो लग रही है, ब्रेकिंग फोर्स लग रही है पीछे की तरफ गाड़ी को रोकने के लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता 60 से 59, 58, 57 होते 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 फाइनली क्या होगी, गाड़ी आपकी रेस्ट में आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इनर्शिया की वजह से हुआ। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा हुआ मेरा बेटा इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या है? बॉडी की टेंडेंसी कि वो अपना करंट स्टेट कितने अच्छे से कैरी कर सकता है। इनर्शिया को हम ढिठाई भी कहते हैं। क्या मतलब ढिठाई? मतलब आपको पढ़ना चाहिए, आप सो रहे हो, घर वालों ने आके बोला कि बेटा पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन आप फिर भी सोए चले जा रहे हो। तो हर बंदे की ये सलाहियत कि वो कितने अच्छे से घर वालों पे कही गई बात को टाल सकता है, ढिठाई होती है ना, वही बस इनर्शिया होता है मैकेनिक्स के अंदर। मतलब आपको घर वाले बोलते हैं बेटा फलानी चीज़ ले आ जाके, बेटा फलानी चीज़ ले आ जाके, आप मस्त मगन हो अपनी दुनिया में, बात नहीं सुन रहे हो, तो गोया आप अपनी करंट स्टेट को कैरी रखे हुए हो, आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाह रहे हो, दैट इज ढिठाई। उसी को मैकेनिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। एक बॉडी रुकी हुई है, आपने आगे फोर्स लगाई कि चल भाई चल आगे, वो नहीं चल रही क्योंकि मास ज़्यादा है, तो उसको चलाने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए, आप कम लगा रहे हो, अल्टीमेटली दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया के ऊपर अभी आगे पूरा लेक्चर आएगा न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के अंदर, पहले लॉ के अंदर। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कैरी इट्स स्टेट। अब ये बॉडी पहले से मूविंग स्टेट में थी, मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में। जब आपने ब्रेक लगाना शुरू करा या जब आपने इंजन बंद कर दिया, इंजन बंद करने से जो फोर्स इसे आगे ड्राइव कर रही है वो खत्म हो गई, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये मूव करती करती यहां पे जाके कहीं रुकेगी। पॉइंट समझ आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब आपके पास ओलंपिक के अंदर आप देखते हो ना, लोग दौड़ते हुए आते हैं, जो
रनर्स होते हैं, फिनिश लाइन पे इस रेस खत्म हो जाती है, लेकिन वो जो रिबन होता है वो उसको लेते हुए आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि रुकते रुकते उन्हें टाइम लग जाता है। रीजन इनर्शिया, वो मोशन परफॉर्म कर रहे थे, मूविंग ऑब्जेक्ट थे, तो इनर्शिया चाहता है कि वो क्या करें, चलते ही चले जाएं। पॉइंट समझ आ गया? तो पहली बात हमने क्या सीखी, इसको आप अपने पास नोट डाउन करोगे। क्या? सबसे पहली चीज आपने ये सीखी कि इनर्शिया की वजह से जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बेटा ये लिख लेना, ये गोल्डन जुमला, इनर्शिया की वजह से जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में अपना मोशन कंटिन्यू रहना चाहेगा या रखना चाहेगा जब तक कि स्पीड जीरो ना हो जाए। गाड़ी ऐसे मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, आपने इंजन बंद कर दिया, गाड़ी को चलाने वाली कुव्वत जीरो हो गई, ड्राइविंग फोर्स जीरो हो गई, इंजन ही तो चला रहा था गाड़ी को, जीरो हो गया। गाड़ी इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक कि वो स्पीड 10 से कम होते होते 9, 8, 7, 6, 5 फाइनली क्या ना हो जाए, जीरो। अब उसके बाद अगर आप रिवर्स गियर लगाओगे तो गाड़ी पीछे जाएगी, वरना आगे ही चलती रहेगी। पॉइंट समझ आ गया? सवाल देखो, पहला पॉइंट नोट कर लिया। पहला पॉइंट क्या नोट करा कि भाई साहब आपके पास इनर्शिया की वजह से जो बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही होती है वो उसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी जब तक कि उसकी स्पीड जीरो ना हो जाए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि, या दूसरी चीज क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हो, मान लो ये एक बस है, ये एक बस है, ठीक है, बस आगे मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और मैं जो है ना वो इस बस के अंदर हूँ, ठीक है, बट ड्राइंग ऐसी है, मैं इस बस के अंदर मौजूद हूँ। तो ये बताओ कि क्या मैं भी मूव कर रहा हूँ? आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है मैं भी मूव कर रहा हूँ। भाई आप देख रहे हो बस ऐसे मूव करती हुई आ रही है और ऐसे चली गई। आपने देखा कि बस के अंदर बिलाल मौजूद है, फिर बिलाल मौजूद है, फिर बिलाल मौजूद है। तो भाई साहब जितनी रफ्तार से बस मूव कर रही है उतनी रफ्तार से मैं भी मूव कर रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ? बस के अंदर हूँ। क्लियर है? यानी कि मेरी स्पीड भी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, दो कॉन्सेप्ट आपने नोट करने हैं। क्या? पहला कॉन्सेप्ट क्या है भाई साहब कि अगर एक हेलीकॉप्टर के अंदर कोई चीज मौजूद है और हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ रहा है किसी स्पीड से, तो जो बंदा हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा है उसकी भी ऊपर जाते हुए वही सेम स्पीड है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आप किसी बॉडी को मतलब ड्राइविंग फोर्स हटा देते हो, मतलब जो बॉडी गाड़ी को एक फोर्स जो आगे की डायरेक्शन में लेके जा रही है, आपने वो फोर्स हटा दी, इंजन बंद कर दिया, उसके बावजूद गाड़ी आगे ही जाती रहेगी जब तक कि उसकी स्पीड क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, इनर्शिया की वजह से। सवाल पढ़ो क्या कह रहे हैं। सवाल कहता है भाई एक हेलीकॉप्टर है जो कि असेंड कर रहा है। असेंड का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना, एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ये मान लीजिए हमारे पास ग्राउंड है, यहां से आपका हेलीकॉप्टर ऊपर उठना शुरू हुआ, ठीक है। ये मान लीजिए आपका हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, अ पैकेज इज ड्रॉप्ड। जमीन से 80 मीटर की बुलंदी पे, ये मान लीजिए मेरे पास ग्राउंड था, ग्राउंड से कोई 80 मीटर्स की बुलंदी पर, 80 मीटर्स की हाइट पे एक पैकेज ड्रॉप किया। अब पहले जरा यहीं पे रख दो, रुक जाओ। पैकेज कहां पे था ड्रॉप होने से पहले? हेलीकॉप्टर के अंदर। हेलीकॉप्टर कहां जा रहा था? अपवर्ड। पैकेज जो था वो हेलीकॉप्टर के अंदर था, तो जो रफ्तार हेलीकॉप्टर की होगी वही पैकेज की होगी, हाँ या ना? भाई इसका सबूत क्या है? देखो इसका सबूत ये, आप सामने से खड़े होकर देख रहे हो, ये हेलीकॉप्टर है। जब ये हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा, एक सेकंड में हेलीकॉप्टर यहां से यहां चला गया, तो पैकेज भी साथ ही जा रहे हैं। इसका मतलब है दोनों एक ही रफ्तार से मूव कर रहे हैं, तभी तो एक साथ जा रहे हैं। अगर पैकेज और वो एक रफ्तार से मूव नहीं कर रहे होते तो पैकेज नीचे होता, हेलीकॉप्टर ऊपर होता, या हेलीकॉप्टर नीचे होता, पैकेज ऊपर होता। ऐसे तो नहीं हो रहा, सब साथ साथ जा रहे हैं। इसका मतलब पैकेज हेलीकॉप्टर के अंदर है, दे बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड। तो गोया मैं कहूंगा पैकेज, ये पैकेज भी है, पैकेज की स्पीड क्या है? 12 मीटर पर सेकेंड। कहां पे? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। पहली चीज तो मैंने ये मेंशन कर दी कि भाई पैकेज की स्पीड क्या है? 12 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यानी कि जब पैकेज को ड्रॉप किया जाएगा तो पैकेज रेस्ट में नहीं है। सर आपने तो पढ़ाया था कि ड्रॉप का मतलब रेस्ट होता है, बिल्कुल मैंने पढ़ाया था, लेकिन वो
अभी अगर आप फ्री फॉल वाले पिछले लेक्चर देखते हुए आ रहे हो ना, वहां मैंने एक बात पढ़ाई थी कि सर ड्रॉप का मतलब तो रेस्ट होता है। तो ये देखें इधर क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप लिखा हुआ है। तो ड्रॉप का मतलब तो रेस्ट होता है, तो पैकेज की इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। जब मैं भी आपकी तरह का मासूम बच्चा था ना, ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में भी आता था। अब समझो जरा, पीछे हमने जितने सवाल किए थे ना जिसमें ड्रॉप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया था, उसमें कोई बंदा टावर पे खड़ा हुआ था, कोई बंदा पहाड़ी पे खड़ा हुआ था, बंदा खुद डिस्को नहीं कर रहा था, बंदा पहाड़ी पे उछल कूद नहीं कर रहा था, नाच मटक नहीं रहा था, रुका हुआ था वहां पे। सही है। अब यहां पे हेलीकॉप्टर रुका हुआ नहीं है, हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, असेंड कर रहा है। हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, असेंड कर रहा है। असेंड का मायना क्या होता है, ऊपर की तरफ उठना। जब ऊपर की तरफ उठ रहा है तो पैकेज के पास कैसे हो सकती है रफ्तार 0? पॉइंट समझ आ गया? पैकेज के पास वही रफ्तार होगी जितनी रफ्तार उस बॉडी की है जिसके अंदर वो मौजूद है, और पैकेज कहां उठ रहा है, ऊपर। वही आप कहोगे ड्रॉप करते लम्हे पैकेज का वेलोसिटी क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड। कहां पे, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी कहां थी, 12 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, जब पैकेज को ड्रॉप किया जाएगा तो पैकेज पहले कहां जाएगा, ऊपर, फिर कहां आएगा, नीचे। ऊपर क्यों जाएगा, अभी इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। यहां पे एक गाड़ी चल रही है, इंजन उसको ड्राइविंग फोर्स दे रहा है, आपने इंजन बंद कर दिया, उसके बावजूद गाड़ी उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक कि रफ्तार क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। पैकेज ऊपर उठ रहा है, क्यों, क्योंकि हेलीकॉप्टर उठा रहा है ऊपर, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है एंड पैकेज इज इनसाइड द हेलीकॉप्टर। गोया ड्राइविंग फोर्स हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर रहा है, आपने पैकेज को उठा के बाहर मार दिया। अब हेलीकॉप्टर से बाहर आने पर ड्राइविंग फोर्स भले खत्म हो गई, लेकिन इनर्शिया तो है। वो इनर्शिया बोलेगा बेटा कहां जा, ऊपर जा। ये ऊपर जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड से स्पीड कम होते होते जब तक क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। स्पीड कम क्यों होगी, क्योंकि एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो कहां बुला रही है, नीचे की तरफ। एक बंदा आगे भाग रहा है, मैं पीछे से पकड़ के घसीटना शुरू करता हूं, लेकिन वो उस वक्त तक आगे मूव करता रहेगा जब तक कि उसकी करंट स्पीड 0 ना हो जाए, फिर पीछे की तरफ आएगा। समझ आ गई? तो यानी कि जो पैकेज का मोशन है वो कुछ इस तरह से होगा। ये आपके पास पहले ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, एक पॉइंट पे जाने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर अल्टीमेटली ये भाई साहब ऊपर से क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और नीचे आके ये ज़मीन से स्ट्राइक कर जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल पहले भी किए थे हमने। अब अगर आप नोट करो, अच्छा ये जो पूरा मोशन होगा ना भाई साहब, ये पूरा मोशन एक ही सीध में होगा। मतलब इस मार्कर को देखो गौर से, ऐसे मार्कर ने क्या किया सॉरी, मार्कर ने क्या किया, एक ही लाइन में ऊपर गया और एक ही लाइन में क्या हुआ, नीचे आया। ये सिर्फ समझाने के लिए 2 अलग लाइनें बनाई हैं। इसको मैंने कह दिया पॉइंट ए, इसे मैंने कह दिया पॉइंट बी, इसे मैंने कह दिया पॉइंट सी। बेटे दोबारा से समझ लो, सीख लो, देख लो। पैकेज पहले ऊपर क्यों गया, इनर्शिया की वजह से। पैकेज के पास 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार क्यों थी, क्योंकि पैकेज हेलीकॉप्टर के अंदर था और हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा था 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब सवाल पूछने वाला हेलीकॉप्टर और पैकेज की जगह पे एक एयर बलून भी कर सकता है, और उस एयर बलून में कोई बॉडी हो सकती है। सही है, जैसे वो तुर्की के मशहूर शहर के अंदर एक एयर बलून उठते हैं ना, तो उससे आपने कोई बॉडी बाहर फेंक दी उठा के, क्लियर हो गई। एक रॉकेट ऊपर जा रहा है, उससे कोई बॉडी आपने बाहर फेंक दी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। फिजिक्स तो गेम ही सारा कॉन्सेप्ट का है। सबसे पहले मैं आपको यही पूरी कहानी स्केलर अप्रोच से करके दिखाऊंगा, देन मैं इसको वेक्टर अप्रोच से करूंगा। ये फेमस हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है, हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी बताया मैंने, सारे बोर्ड की किताबों में मौजूद है, हर बोर्ड की किताब नीचे गूगल ड्राइव में मौजूद है, चेक कर लेना, ठीक है। खैर बेटे, पहले इसके अंदर स्केलर अप्रोच से करना। सवाल क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। अब देखो, पैकेज को एक टाइम लगा ऊपर जाने में। भाई पैकेज ने 2 मोशन किए ना, एक पैकेज पहले ऊपर गया और उसके बाद पैकेज ऊपर से क्या हुआ, नीचे आया। गोया पैकेज को ऊपर जाने में कुछ टाइम लगा, फिर पैकेज को नीचे आने में टाइम लगा। तो ये बेसिकली आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये आपसे टोटल टाइम पूछना चाह रहा है। सवाल पढ़ लो, पार्ट ए में क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द पैकेज टू हिट द ग्राउंड। यही कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, विद व्हाट स्पीड विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। आपसे वेलोसिटी ऑफ द पैकेज पूछ रहा है एट पॉइंट सी, कितनी रफ्तार से ये जमीन को स्ट्राइक करेगा। क्लियर है मेरा बेटा? तो अगर आपने इसको खुद से कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है कोई इशू नहीं है, मैं सॉल्व करा देता हूं। सबसे पहले हम काम क्या कर रहे हैं भाई, सबसे पहले हम स्केलर अप्रोच से कर रहे हैं। मैं आगे चलते हुए एक बार फिर रिवाइज करता चलूं कि बेटे जो स्केलर अप्रोच है ये हमारे बोर्ड के एग्जाम वालों के लिए अहम है।
क्योंकि इसमें स्टेप्स थोड़े ज़्यादा होते हैं और आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। स्केलर अप्रोच में क्या होता है, जो आपका अपवर्ड मोशन होता है और जो आपका डाउनवर्ड मोशन होता है ना मेरा बेटा, वो अलग अलग कंसीडर किया जाता है। अपवर्ड मोशन अभी कहाँ से कहाँ हुआ है, ऑब्जेक्ट का ए से लेके बी तक का हुआ है, मार्क कर लो भाई। अभी देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी, इसका अपवर्ड मोशन का इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए, फाइनल पॉइंट कौन सा है, बी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि स्केलर अप्रोच है तो साइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो प्लस या माइनस नहीं लगेगा वेलोसिटी के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ। फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि बी वो पॉइंट है जहां पे आगे आपका अपवर्ड मोशन क्या हो गया, खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। इसी तरह से ए की अगर मैं बात करूं, अपवर्ड मोशन के लिए ए क्या लिया जाता है, माइनस साइन। सर आपने तो कहा कि प्लस माइनस नहीं लगेगा, मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे महताब, मेरे आफ्ताब, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है ऊपर की तरफ जाते हुए बॉडी का मोशन है डीसेलेरेटेड या रिटार्डेड। बड़ा सा नहीं बात। इसको मैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकता हूं। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप -9.8 ही लेके चलोगे, राउंड ऑफ कर दिया ताकि कैलकुलेटर नहीं अलाउ तो भी कर सको, ठीक है। अच्छा अब हमें करना क्या है, हमें ऊपर जाने का टाइम निकालना है 1, और हमें ये डिस्टेंस निकालना है जो बॉडी ने कवर किया ए से लेके बी तक का। हमें डिस्टेंस निकालना है क्या, ए से लेके बी तक का। करोगे आप ही लोग, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी भाई, VF इक्वल्स VI प्लस A इंटू टी। देखो भैया VF पता है, VI पता है, A भी पता है और T भी पता है। वैल्यूज प्लेस करेंगे, नहीं तो आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया हुआ है, T इक्वल्स U डिवाइडेड बाय G। U कितना दिया हुआ है 12 और G कितना दिया हुआ है 10। सर माइनस साइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब मैं आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला ड्राइव करा रहा था तो उसके अंदर G के साथ माइनस ऑलरेडी आ गया था, ठीक है। तो आप पुट करोगे क्या आंसर आ रहा है 1.2 सेकेंड, यानी कि ऊपर जाने का टाइम कितना आया बॉडी का 1.2 सेकेंड। अब क्या करना है, अब आपने निकालना है डिस्टेंस जो A से लेके B तक, यहां से लेके इधर से लेके इधर तक बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया ना इनर्शिया की वजह से। डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया अपने इनर्शियल मोशन की वजह से या इनर्शिया वाले मोशन की वजह से, वो निकालना है आपने। कैसे निकालेंगे भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इक्वल्स VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। सिंपल, देख लो क्या क्या गिवन है। S आपको निकालना है, A पता है, -10 लिख देना, सिंपल। VF 0, VI 12, सिंपल। वरना मैंने इसी के लिए आपको एक शॉर्टकट ड्राइव कराया था पिछले लेक्चर्स में, H इक्वल्स U स्क्वायर अपॉन 2G। U कितना है 12, ऊपर आ गया स्क्वायर अपॉन 2 इंटू G। 12 स्क्वायर कितना हो गया 144 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 10। 144 को 2 से सॉल्व किया तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 अपॉन में 10 आ गया, मिला के क्या बना ये 7.2 मीटर्स। यानी कि A से लेके B तक कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने 7.2 मीटर्स। अब क्या कर लेंगे भाई, अब देखो, अब आपके पास कहानी स्टार्ट हो जाती है डाउनवर्ड मोशन की। अपवर्ड मोशन ये खत्म, अपवर्ड मोशन में यही दो चीजें निकालनी थी, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप आ रहे हो डाउनवर्ड मोशन की तरफ। डाउनवर्ड मोशन में क्या है, आपको आपकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। कैसे पता है सर, क्योंकि आपका जो डाउनवर्ड मोशन है वो B से C तक का है। चेक करो, डाउनवर्ड जब बॉडी नीचे आ रही है तो कहां से आ रही है, B से लेके C तक आ रही है, VI 0 हो गया। VF आपको मालूम करना है कि पॉइंट C पे आपका पैकेज या बॉडी कितनी जोर से आके जमीन को स्ट्राइक करेगी, वो आपने अभी क्या करना है, वो आपने अभी फाइंड आउट करना है या मालूम करना है, वो अभी आपको नहीं पता। सिंपल हो गया। अच्छा, इसी तरह से आपको A का वैल्यू पता है, A का वैल्यू आप क्या लोगे +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, आपको डाउनवर्ड का टाइम नहीं पता, मालूम करना है, लेकिन आपको एक और चीज पता है। क्या पता है आपको, ये टोटल डिस्टेंस पता है। सर ये कैसे पता हमें, अभी देख लो। देखो पैकेज पहले ऊपर गया 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 गया, स्पीड 0 हो गई यहाँ पे आके, फिर पैकेज यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो सर ये टोटल डिस्टेंस जो बॉडी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ऊपर से नीचे आते तक कवर करेगी, वो हमें कैसे पता है, ऐसे पता है कि आपको ये पता चल गया कि बॉडी ने कितना कवर किया है, ये आपको पहले से दे रखा है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पे पैकेज थ्रो किया गया था या ड्रॉप किया गया था। दोनों को जमा कर लो, आप बोलोगे जो आपका जमीन से पैकेज तक का फासला है SAC, और यहां से वो तक फासला जो है, आप इन दोनों को जमा कर लो SAB।
क्लियर है ना भाई साहब? दोनों आपको पता है, ये गिवन है, ये आपने ऑलरेडी निकाल लिया, ऊपर जमा कर लो। एस ए सी कितना है? एस ए सी था 80 मीटर्स। ये एस ए बी कितना आया था? एस ए बी आया था 7.2 मीटर्स। जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 87.2 मीटर्स। गोया के पैकेज जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा होगा? टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा 87.2 मीटर्स। अपवर्ड मोशन को कॉपी कर लीजिए, डाउनवर्ड के ऊपर मैं आगे लेके सॉल्व कर रहा हूं। चलो अब इसके अंदर क्या करना है जनाब आपने? अब देखो आपके पास हमें मालूम करना है वीएफ और हमें मालूम करना है ये डाउनवर्ड का टाइम। सबसे पहले आ जाओ टाइम निकालने के लिए। टाइम निकालने के लिए आप अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। एक और सवाल आता है, सर आपको ये कैसे पता चलता है कि आपने कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है? बेटे प्रैक्टिस से, सिंपल, आपको ही पता चल जाएगा। प्रैक्टिस जारी रखो बस अपनी। तो क्या बन जाएगा ये? मैंने डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। 2as इक्वल्स, बल्कि नहीं, सेकेंड इक्वेशन लिखनी है ना, थर्ड क्यों लिख रहा हूं मैं? s इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो आपको s पता है, सर s कौन सा रखें? एस बी सी, एस ए सी, एस ए बी। बेटा आप बात कहां से कहां की कर रहे हो? आप बी से लेके सी तक की बात कर रहे हो, तो आप जाहिर है डिस्टेंस भी पूरा एस बी सी रखोगे। यहां वी आई आपको पता है, टाइम निकालना है, ए का वैल्यू भी पता है, टाइम निकालना है। नहीं तो आपको मैंने डायरेक्टली इसका एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था, h इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वायर पढ़ाया था। तो ऊपर से नीचे आते हुए कितनी हाइट कवर कर रहा है बॉडी? 87.2 कवर कर रहा है। लिख लो यहां पे 87.2, सिंपल है। विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ये 2 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 7 जा 7 2 जा क्या हुआ? 14, 4 आया और 1 यहां चला गया। 2 8 जा 16 प्लस 1 17 हो गया। क्लियर है? 10 मल्टीप्लाई होने जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर। क्लियर है? जब 10 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं, डेसिमल एक स्टेप क्या होता है? मजीद पीछे आ जाता है, यानी कि टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 17.44। क्लियर है? मजीद सिंप्लीफाई कर लो, t विल बी इक्वल टू अंडर रूट 17.44। सर इसका हम रूट कैसे निकालें? नंबर 1, क्विक मैथ्स के सेक्शन के अंदर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर रूट निकालने की पूरी टेक्निक अवेलेबल है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो मैं डायरेक्टली बताता हूं कैसे आएगा। देखो इधर, इससे पीछे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट रूट एग्जिस्ट करता है? तो वो 16 है। 16 का रूट क्या होता है? 4। अगर 17 लिखा होता तो शायद मैं 4.1 ले लेता। अब ये 17.44 लिखा हुआ है, मैं इसका रूट तकरीबन 4.2 ले सकता हूं, हाँ या ना? सर ये कैसे करा आपने? ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये राउंड ऑफ वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट है। कैसे? देखो भाई 9 का रूट क्या होता है? 3। 10 का रूट में क्या लूंगा? 3.1। मुझे पता है ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन गैस, जैसे जब आप ई कैट या एमडी कैट का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपने वो क्विक मैथ्स वाला तरीका आपको पता ही नहीं है, तो एक अच्छा गैस तो आप लगा सकते हो। जैसे अगर 12 है तो 12 के लिए मैं क्या करूंगा? 12 के लिए मैं 3.4 ले लूंगा। 13 दिया हुआ है 3.55 ले लूंगा, 3.6 ले लूंगा। 14 दिया हुआ है 3.7, 3.8। सर हमें कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस इज व्हाट विल मेक यू परफेक्ट। खुद सोचो, मतलब कोई वजह है ना कि मैं फ्री फॉल मोशन के सारे सवाल जो अब तक आए हुए एक एक सवाल बार बार करा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, ताकि आपकी जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है? तो मैंने 4.2 ले लिया, यानी कि मेरे पास जो टी डाउनवर्ड आ रहा है, टी डाउनवर्ड कितना आ रहा है? 4.2 सेकेंड्स। क्लियर हो गया? 4.2 सेकेंड्स। टी अपवर्ड भी मेरे पास आ चुका था और टी डाउनवर्ड भी आ गया। टोटल टाइम निकालना तो अब मसला ही कोई नहीं रहा। टोटल टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे? दोनों को जमा कर लोगे, सिंपल। तो टी अपवर्ड प्लस टी डाउनवर्ड। क्लियर है? जब आप दोनों को जमा करोगे तो कितना आता है? ये 1.2 प्लस 4.2, सिंप्लीफाई करा, क्या आंसर आया? 5.4 सेकेंड्स। अगर आप अपनी किताब नोट करोगे तो किताब के अंदर आपका एग्जैक्टली यही आंसर आता है। आप कैलकुलेटर से करोगे तो शायद 5.44 आ जाएगा। अब क्या करना है? अब हमने इसका फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, विच इज वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए इंटू
टी, डाउनवर्ड के लिए कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, वी एफ निकालना है और वी आई कितना है 0, ए कितना है 10, टी कौन सा रखेंगे बेटे, टी आप रखोगे टी डाउनवर्ड वाला, क्यों बेटे डाउनवर्ड मोशन के लिए सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, जाहिर है यहां पे वेलोसिटी 0 थी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपने मालूम करनी है, तो टोटल टाइम वही रखोगे जो ऊपर से नीचे तक आने में लगा है। कितना टाइम लगा है आपको 4.2 लगा है, मल्टीप्लाई कर दो क्या आया 42 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया जनाब, तो ये हमने सब कुछ कर लिया। अब अगर इसी चीज को आप वेलोसिटी के मैनर में लिखना चाहोगे तो दैट इज -42 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन शो कर रहा है कि वो कौन सा डायरेक्शन है, इन द डाउनवर्ड। और अगर इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो -42 जे कैप मीटर पर सेकेंड। जे कैप क्या है, वाई एक्सिस, माइनस का मतलब डाउनवर्ड या नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर हो गया जनाब, सारे सवाल कर लिए हमने। दिस वॉज द वेरी फेमस हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन जो हमने अच्छे तरीके से बना लिया या समझ लिया। सेट है, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब इसी सवाल की हम वेक्टर अप्रोच करते हैं और देखते हैं ये सवाल हमारा यूं चुटकी बजाते ही हल हो जाएगा, इतनी लंबी करनी नहीं पड़ेगी। अभी देख रहे हो आपने क्या क्या किया है, पहले टाइम अपवर्ड निकाला, फिर ऊपर का डिस्टेंस निकाला, फिर टोटल डिस्टेंस निकाला 3 स्टेप, फिर डाउनवर्ड का टाइम निकाला, फिर टोटल टाइम निकाला। 5 स्टेप करें, वहां एक ही स्टेप से करते हैं वेक्टर अप्रोच से। कॉपी कर लो। अब देखो मेरा बेटा आपके सामने सेम क्वेश्चन है, इसको हमने वेक्टर अप्रोच से करना है। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। वेक्टर अप्रोच की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि आप अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में तमीज किए बगैर टोटल सवाल को एक ही बार में कंसीडर कर सकते हो। देखो जरा समझो, देखो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाएगी, +12 मीटर पर सेकेंड। सर +12 क्यों बेटे, ये कहां पे है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे बेटे, नहीं पता आपको। सर पता है ना 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है बी पॉइंट पे। जब आपने पूरा सवाल कंसीडर किया है जिसमें पैकेज ऊपर गया और ऐसे नीचे जाके कहीं गिर गया, तो उसमें बी पॉइंट तो इंटरमीडिएट पॉइंट है, उसको आपने कंसीडर नहीं करना। सिंपल हो गया, वीएफ आपको नहीं पता, सी पॉइंट पे होगी फाइनल वेलोसिटी जो हमने निकालनी है। एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो आप हमेशा क्या लेते हो, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे नीचे जा रहे हो, बिल्कुल चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे नीचे। क्यों भाई, क्योंकि मेरा बेटा आपके पास एक्सेलरेशन आती है फोर्स की वजह से, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा कहां एक्ट करती है, डाउनवर्ड, इसलिए क्या लगाते हो आप, माइनस साइन लगाते हो। अब आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्या चाहिए भाई, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ऐसे ही है ना। पर इसके अंदर ना 90% काम इस पे होता है कि आप सवाल का डाटा सही बनाओ। अब आप देखो, पैकेज को ड्रॉप किया गया इस एक पॉइंट ए से, पैकेज पहले ऊपर गया फिर आके ऐसे नीचे गिर गया इस एक पॉइंट सी पे, तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द इनिशियल पॉइंट, हाँ या ना, एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। भाई पैकेज की रफ्तार से देखो, पैकेज की नजर से देखो, सही है, पैकेज की नजर से देखो, ये इनिशियल पॉइंट है, भले पैकेज पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन है तो ये इनिशियल और ये फाइनल। तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होती है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होती है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ऐसे ही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई भाई, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कहां हो गई, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटे, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हमेशा कहां से कहां होती है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई। और कितनी है डिस्प्लेसमेंट, ये माइनस का 80 मीटर। देखिए सर लेकिन अभी आपने बताया 87.2, बेटे वो डिस्टेंस था। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं सारे लेक्चर सीक्वेंस से देखते चलो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है। देखो जमीन से 80 मीटर की बुलंदी पर पैकेज को ड्रॉप किया गया था, हमने ये डिस्टेंस कितना निकाला था, 7.2 निकाला था पिछले सवाल में। तो पैकेज 7.2 ऊपर गया, तो भाई साहब 7.2 यहां तक नीचे भी तो आया होगा, हाँ या ना। फिर सुनो, 7.2 ऊपर गया, 7.2 नीचे आया, तो ऊपर जाने और नीचे आने में इधर तक की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो नीचे ही बची ना सिर्फ, सही है, माइनस का 80 मीटर्स। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है भाई, डाटा बन गया, पहला स्टेप। अगर आप पेपर में ये सवाल कर रहे हो, डाटा बनाने में मेरा ख्याल है हार्डली 5 सेकंड लगेंगे। क्यों, ये हमेशा माइनस होता है, ये हमेशा मालूम करना होता है,
ये नॉर्मली ऊपर ही होता है, नीचे होगा तो माइनस, ऊपर है तो प्लस। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 5-10 सेकंड लगे डाटा बनाने में। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, माइनस ए टी विल बी इक्वल टू वी आई 12 का टी प्लस हाफ माइनस का 10 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा जनाबे वाला, सिंप्लीफाई कर लें अब जरा, सिंप्लीफाई कर लो। 2 1 और 2 5 क्या हो गया, 10 हो गया। और ये क्या बन जाएगा, माइनस का 80 विल बी इक्वल टू 12t, इधर हो गया 12t प्लस माइनस माइनस का 5t स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को इस तरफ ले आओ उल्टे हाथ पे, तो 5t स्क्वायर माइनस का 12t माइनस का 80 विल बी इक्वल टू 0। आपको नजर आ रहा है एक अदद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखा था। टी स्क्वायर के पीछे क्या लिखा हुआ है 5, तो ए का वैल्यू हो गया 5। टी के पीछे क्या लिखा है माइनस का 12, तो बी का वैल्यू क्या हो गया माइनस का 12, और सी का वैल्यू क्या हो गया माइनस का 80। सर क्या आप रिकमेंड करेंगे कि हम बोर्ड के पेपर में इसको इस तरह सॉल्व करें? मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप किसी बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करो तो बोर्ड की जो अमूमन अप्रोच होती है ना वो लिमिटेड होती है। हो सकता है वो बोले पता नहीं आपने क्या कर दिया, अचानक से कैसे आप आंसर निकाल के ले आए, तो वो उसको काट भी दे। ठीक है, काटना नहीं चाहिए, तरीके सही है। आपके जो ए लेवल्स वाले बैठे हुए हैं उन्होंने जो मैथ्स के अंदर मैकेनिक्स का पोर्शन रखा है, बहुत सारे सवाल आपने ऐसे हल किए होंगे, तो अप्रोच तो सही है ना। अभी आंसर भी निकाल के दिखा दूंगा आपको, वो गलती नहीं है, लेकिन बेहतर है। तो वो एक इंग्लिश का मुहावरा है ना, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जब आप रोम के अंदर हो तो वैसे ही करो जैसा कि रोमी करते हैं। तो बोर्ड के पेपर में वही काम करो जो बोर्ड वालों को अच्छा लगता है। तो मैं जब बोर्ड के लिए पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं ये पढ़ाता भी नहीं, अभी तो एक जेनेरिक वीडियोस बना रहा हूँ ना, ताकि पूरे पूरे कॉन्सेप्ट लेके चलें, कोई चीज़ बचे ही ना, तो इसलिए सब बता रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या है इसका, माइनस बी, फॉर्मूला याद है ना भाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बस वही आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 5, सी कितना है माइनस का 80 डिवाइडेड बाय 2a, 2 5 का क्या हो गया 10, ये 2 फॉर्मूले का था। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, माइनस माइनस जा प्लस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई, माइनस n पे स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा ना, 144 माइनस माइनस जा प्लस 4 5 जा 20, 20 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई साहब 80 से, और अपॉन में क्या आ गया 10 आ गया। सिंपल, t विल बी इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या बन गया 144 प्लस माइनस 2 8 जा कितना हो गया बेटे 16, 2 8 जा 16 और 2 जीरो मैंने साथ में लगा दिए, कोई मसला नहीं है। अपॉन में क्या आ गया 10। आगे चलो, 12 प्लस माइनस अंडर रूट 1600 में अगर मैं 144 ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा 1744 डिवाइड में क्या आ गया 10। इस 1744 को मेरा बेटा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 17.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, हाँ या ना भाई? देखो अभी डेसिमल यहां था, मैं डेसिमल को उठा के 2 स्टेप पीछे ले आया। जब मैं डेसिमल को 2 स्टेप पीछे लाता हूं तो पावर पॉजिटिव में आएगी, सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी हम ये बात। जो अच्छा इसमें क्यों कन्वर्ट किया, जब आप क्विक मैथ्स में देखोगे भी तो मैंने बताया हुआ है ये बात कि हम जो 10 की पावर है ना रूट के अंदर वो हमेशा इवन बनाते, इवन वो जो 2 के टेबल में आ रही हो, ताकि रूट से बाहर निकालना आसान हो जाए। जितनी भी ये पावर होगी ना उसमें से आधी बाहर आ जाएगी। अगर 2 है तो 1 बाहर आएगा, 10 है तो 5 बाहर आएगा, 4 है तो 2 बाहर आएगा। सेट है, क्लियर हो गया? यानी कि t विल बी इक्वल टू 12 प्लस माइनस 17.44 का रूट अभी पीछे निकालना सिखाया था 4.2, और 10 की पावर 2 से 10 की पावर 1 क्या हो गई बाहर आ गई रूट से, अपॉन में क्या हो गया 10। क्या बना भाई ये 12 प्लस माइनस क्या बना ये 42 डिवाइडेड बाय 10। ये आपका सवाल हो चुका, मुकम्मल हो गया पूरा क्वेश्चन ये। अब आपने इसको क्या करना है, एक बार प्लस के साथ करना है और एक बार माइनस के साथ। अगर प्लस के साथ करता हूं 12 प्लस 42 कितना होता है 54 डिवाइडेड बाय 10, क्या आंसर आया 5.4 सेकेंड्स। 12 माइनस का 42, 12 माइनस का 42 क्या बना माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 10, क्या आया माइनस का 3 सेकेंड्स। कौन सा टाइम लेते हैं पॉजिटिव टाइम, कितना आ रहा है 5.4 सेकेंड। पीछे स्केलर अप्रोच में चेक करो, यही आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था।
सर ये तो इतना मुश्किल है। देखो बेटे, एक चीज याद रखना, जब आप कंपेटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो ना, कंपटीशन के लिए जा रहे हो, कंपटीशन में जाते वक्त कोई आपको घसीट के तो लेके नहीं गया ना कि नहीं आओ 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 तुमने एमडी का डीकेट का एग्जाम देना है। तो फिर वहां पे तो सारी मेहनत ही इस बात की होती है कि आप में से कौन कितना टाइम बचा सकता है अच्छे तरीके से। क्लियर है? मुश्किल कुछ नहीं होता, ये हमारे ये जो दिमाग होता है ना, ये हमें लिमिट करता है। बस याद रखना है इस बात को। आप अपने दिमाग को ये बात ना समझाओ कि ये चीज मुश्किल है तो वो चीज मुश्किल नहीं है। क्लियर है? आप अपने दिमाग को ये बात समझाओ कि ये चीज आसान है। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पता है आप पहली बार कब पढ़ते हो? क्लास 10 में ओ लेवल्स के अंदर पढ़ के आते हो। कह लो कि एप्लीकेशन पहली बार देख रहे हो आप, यहां पे समझ आ गई? तो अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्चुअली नहीं भी पढ़ा, क्या मसला है, पूरी जिंदगी पढ़ी है ना, अब पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है? तो प्रैक्टिस करनी है बहरहाल, और हम लोग इसको कर लेंगे इंशाल्लाह। किया है ना हमने अभी? अच्छा, अब ये भी मैंने बताया था ना इसमें किससे क्या मुराद है, मैं फिर रिपीट भी कर देता हूं। देखो, जब आपने पैकेज को थ्रो किया था, मतलब ड्रॉप किया था, तो ये मान लीजिए पैकेज था ना एट ए पॉइंट पे, तो एट टाइम टी इक्वल 0 पैकेज ड्रॉप किया गया था। फिर जब टाइम टी इक्वल 0 में पैकेज ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो अभी हमने निकाला टोटल टाइम जिसके बाद पैकेज ने आके स्ट्राइक किया है वो कितना है? 5.4 सेकेंड्स। अगर आप पीछे से मेरा लेक्चर फॉलो करते हुए आ रहे हो तो मैंने इस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस बताई थी, याद है? देखो जरा इस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस। नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस ये थी, मैंने कहा था कि आपका जो पैकेज यहां जमीन से ऊपर आया होगा, मैंने कहा था कि अगर आप ये इमेजिन करो कि इस पैकेज को इस पॉइंट से ऊपर थ्रो किया गया था, क्या बोला था? आप इमेजिन करो कि आपका जो पैकेज था ना वो हेलीकॉप्टर में नहीं था। जस्ट इमेजिन, आपका पैकेज हेलीकॉप्टर में नहीं था। इमेजिन करो जरा, आपका पैकेज हेलीकॉप्टर में नहीं था और आपने अपने पैकेज को इस पॉइंट से अपवर्ड थ्रो किया था, ऐसे मिसाल के तौर पे ऐसे आपने इस पैकेज को ऊपर की तरफ थ्रो किया था किसी एक रफ्तार से। कितनी रफ्तार से? 42 मीटर पर सेकंड से, जो यहां पे अभी आई थी ना, उसी वाली रफ्तार से आपने 42 मीटर पर सेकंड से पैकेज को कहां थ्रो किया था? ऊपर की तरफ थ्रो किया था। और जब जाहिर है पैकेज ऊपर जाएगा जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वो डिसेलरेटेड मोशन कर रहा है ना, रिटार्डेड मोशन कर रहा है। ऊपर गया गया स्पीड कम हुई, इस पॉइंट पे आके उसकी स्पीड हो गई 12 मीटर पर सेकंड। जब आपने अपना सवाल स्टार्ट किया, जब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तब पैकेज की स्पीड क्या दी? 12 मीटर पर सेकंड। फिजिक्स की खूबसूरती देखो क्या है, उसने आपको वो टाइम निकाल के बता दिया। बेसिकली ये जो आपके दो टाइम है ना, ये दो टाइम क्या शो कर रहे हैं कि इस पोजीशन पर पैकेज कब कब रहा है, इस पोजीशन पर पैकेज कब कब रहा है। इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, पॉइंट सी की। पॉइंट सी पे पैकेज दो बार रहा है, एक बार टाइम टी इक्वल्स -3 पे रहा है, टाइम टी इक्वल्स -3 पे रहा, और एक बार पूरा घूम के 5.4 सेकंड के बाद आया। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। टाइम टी इक्वल -3 का मतलब क्या है? जब सवाल स्टार्ट हुआ उससे 3 सेकंड पहले मान लीजिए पैकेज को ऊपर थ्रो किया गया था उस रफ्तार से जिससे पैकेज यहां पे आके स्ट्राइक करेगा, तो कम होते होते उसकी स्पीड कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकंड। तब जाके आपका सवाल शुरू हुआ, फिर पैकेज ऊपर गया, स्पीड 0 हुई, फिर क्या हुआ? नीचे आके स्ट्राइक कर रहा है। तो ये इधर ये आपके पास है टोटल 3 सेकंड। तो इसके बिल्कुल ये वाला जो टाइम होगा, ये वाला जो टाइम होगा, ये भी कितना होगा? 3 सेकंड। क्लियर हुआ भाई? पैकेज ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहां से लेके नीचे तक में अगर 3 सेकंड है ऊपर जाते हुए, तो इसी पॉइंट से नीचे आते तक भी कितना टाइम होगा? 3 सेकंड होगा। सर ये कैसे? बेटे ऊपर जाने का और नीचे आने का रेट तो एक बराबर होता है ना, पढ़ी थी ना ये बात। ऊपर जाने का और नीचे आने का जो रेट होता है वो तो एक बराबर होता है। तो अगर यहां से यहां तक जाने में 3 सेकंड है तो इधर आने में कितने? 3 सेकंड। टोटल क्या है? 5.4। 5.4 में से 3 सेकंड निकालो, कितना बचा? 2.4। इस 2.4 में ये ऊपर भी गया और नीचे भी गया, तो ऊपर जाने का टाइम 1.2 और नीचे आने का टाइम 1.2। कर दिया पोस्टमार्टम। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो ये चीज आपको दिमाग में नक्श हो गई होगी कि मैंने क्या बात करी है, और आप इस वक्त झींगा लाला डांस कर रहे होगे क्योंकि कॉन्सेप्ट का फील आ गया होगा। सही है? 1.2 सेकेंड टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, 1.2 सेकेंड अगेन टाइम टू क्रॉस द मीन पॉइंट, देन 3 सेकेंड फर्दर टू हिट द ग्राउंड। अब अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है,
क्या निकालनी है? फाइनल वेलोसिटी निकाल लो भाई, बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसी के ऊपर पूरे क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करके निकाल लेता हूं। वीएफ इक्वल वी आई प्लस ए इंटू टी। वी आई कितना है 12, ए कितना है माइनस का 10, जाहिर है ए से लेके सी तक पूरे सवाल पे लगा रहा हूं, पूरे सवाल पे लगा रहा हूं तो टाइम भी पूरे सवाल का रखूंगा। पूरे सवाल का टाइम कितना है 5.4, तो अल्टीमेटली 12 प्लस माइनस द माइनस और 10 इंटू 5.4 इज 54। 12 माइनस 54 कितना आया? माइनस का 42 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो डायरेक्टली यहां से यहां तक निकाल लो, फिर आपको बी से लेके सी तक के ऊपर लगाना पड़ेगा वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। वी आई फिर आपका 0 होगा, ए आपका -10 होगा, सिंपल। और टाइम जो है वो आप क्या लगाओगे? अपना टाइम आप सिर्फ ये वाले पार्ट का लोगे और वो कितना आएगा 4.2 आएगा। आप चाहो तो यहां से यहां तक के सवाल पे भी निकाल सकते हो। इधर पे क्या होगा? इधर आपके पास जो बॉडी की स्पीड होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी 12, और इधर आपने निकालनी है, इधर से भी निकाल सकते हो। वी एफ इक्वल इस पॉइंट से यहां तक पे लगा रहा हूं मैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन। इस पॉइंट पे क्या होगी स्पीड? माइनस का 12 क्योंकि डाउनवर्ड है। सर -12 क्यों? माइनस इसलिए कि डाउनवर्ड है, 12 इसलिए कि इधर अपवर्ड 12 थी तो इधर डाउनवर्ड 12 होगी, ठीक है। और माइनस का 10 और टाइम इसका कितना है 3, माइनस का 12 और माइनस का 30 क्या बना? माइनस का 42 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भैया? तो भाई साहब ये फिजिक्स है, फिजिक्स दिमाग के ढक्कन खोलने के लिए। क्लियर है? फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं इवेंचुअली उतना आप चीजों को एंजॉय कर रहे होगे। क्लियर है? कॉपी कर लो जल्दी से। अच्छा मेरा बेटा देखो, आपके सामने एक और सवाल मेंशन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, और इसके बाद एक आपकी केपीके बोर्ड की किताब के अंदर भी क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपने करना है बस उसमें एक चीज यहां समझ लेना जरा, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चे टोटल स्केलर अप्रोच वाला प्रोसेस फॉलो करते हुए जाना है आपने, और जी का वैल्यू आपने हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ऊपर जा रहा है तो -9.8, नीचे आ रहा है तो +9.8। जो ई कैट एम टी कैट वाले बच्चे हैं बेटे, आपने डेटा देखो, एक तो ये कि एग्जामिनर आपको लिख के दे दे कि भाई ये वैल्यू लेनी है तो आप मजबूर हो वही वैल्यू लोगे, लेकिन अगर आपके हाथ पे चॉइस छोड़ी जाए तो आपने डेटा को देख के फैसला करना है। इसलिए मैं आपके सामने ये सवाल लेकर आया हूं, ठीक है। अब देखो आपके पास ना होता क्या है, जो 4.9 है, 4.9 बेसिकली क्या है आपके पास, जी का वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या बनेगा 19.6। अगर मैं 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करूं वो क्या बनेगा 27.4। अगर 9.8 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा 36.2। अगर 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा 45। 9.8 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा 4.9। आसान भाषा में ये सारे एक दूसरे के मल्टीपल हैं। 4.9 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 9.8। 9.8 को 2 से करा तो ये बन गया। सिमिलरली 9.8 को आपने 3 से किया तो ये बन गया। 9.8 को आपने 4 से किया तो ये बन गया। 9.8 को आपने 5 से किया तो ये बन गया। अब इसमें से कोई चीज अगर आपको डाटा में दिख रही है तो वहां पे जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना अच्छा रहेगा। सर क्या याद करें ये सब? बेटा क्या तुम्हें लगता है मैंने ये चीजें याद करी होंगी? नहीं, प्रैक्टिस करते जाओगे ये सब चीजें समझ में आती जाएंगी। एप्टीट्यूड इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना बड़ा बादशाह है, सिंपल। अब देखो और मिसाल दे देते हैं। 4.9 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चल गया क्या आ रहा है 9.8। सिमिलरली 4.9 को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है 14.7। 4.9 को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा ये 19.6। क्लियर हो गया? आगे चलोगे एक स्टेप तो वो 24.5 पे आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। बहरहाल बताने का मकसद ये था, ये सारी वैल्यूज आपको डिफाइन करेंगी कि आपने कब जी का वैल्यू 9.8 लेना है और कब क्या लेना है, ठीक है। सवाल देखो, ये सारी कहानी मैंने आपको 2 सवालों के लिए कराई थी। एक सवाल ये लिखा हुआ है, एक सवाल मैं इसके बाद में लिख दूंगा, दोनों आपने करने। सवाल की डेटा मैं बता रहा हूं और होमवर्क करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि अच्छे से हो गए होमवर्क या नहीं हुआ। बॉय थ्रोज अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ क्या होती है भाई? आपकी एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी आ गई। इस पहाड़ी पर से आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया,
और बॉल की स्पीड क्या है 14.7 मीटर पर सेकेंड। आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे ये पढ़ो समझ में आ जाए कि यहां पे आपने जी का वैल्यू क्या कंसीडर करना है, सही है 14.7 मीटर पर सेकेंड। ऊपर गया होगा वही, बॉल ऊपर जाएगा, पहले ऊपर जाके एक जगह पे रुकेगा, फिर क्या होगा भाई नीचे आएगा, और नीचे आके क्या हो रहा है ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है क्योंकि उसने कैच छोड़ दिया, ऐसा कहा जा रहा है। ऑन द वे डाउन इट जस्ट मिसेस द थ्रोअर एंड फॉल्स टू द ग्राउंड 49 मीटर्स बिलो। यानी कि ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक का जो आपका है वो कितना दिया हुआ है 49 मीटर्स गिवन है। फॉल्स टू द ग्राउंड 49 मीटर्स बिलो, नीचे जाके 49 मीटर गिर जाता है। क्लियर हो गई यहां तक की बात सारी की सारी। अब ये देखो ये 49 भी 4.9 का मल्टीपल है। कैसे? अगर मैं 4.9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसने क्या बन जाना है 49। सर हमें प्रैक्टिस करने के लिए कोई अच्छी क्वेश्चन बैंक बता दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मौजूद हैं जिन पे आप ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो, उनमें आंसर की भी मौजूद है। वर्किंग में कर रहा हूं कि एक वेबसाइट बना दूं जहां पे इस तरीके के सारे प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड कर दूं। करना क्या है भाई, काम वही करना है, आपने ये 4 चीजें निकालनी है जो हमने ऑलरेडी निकाली थी। जब आप स्केलर अप्रोच से चलोगे तो पहले अपर टाइम आएगा, फिर बॉल कितना ऊपर गई वो आ जाएगा, फिर आप ये टोटल डिस्टेंस निकाल लोगे 3 स्टेप, चौथे स्टेप में आप डाउनवर्ड का टाइम निकालोगे, 5वें स्टेप में आप टोटल टाइम निकाल लोगे, 6ठे स्टेप में आप फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे। क्लियर हो गया? तो यहां पे हम जी का वैल्यू क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्केलर अप्रोच में ऊपर जाते हुए -9.8 और नीचे आते हुए +9.8। वेक्टर अप्रोच में थ्रू आउट -9.8। वेक्टर अप्रोच में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी माइनस का 49 मीटर, क्योंकि ये इनिशियल है और ये फाइनल है तो माइनस का 49 मीटर। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी प्लस का 14.7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सेट है? अच्छा, इसी तरीके से आपके पास नीचे जो है वो एक केपीके बोर्ड की किताब दी हुई होगी, इस तरह से केपीके बोर्ड की किताब है जो मैंने यहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल ड्राइव पे अपलोड की हुई है। इसका पेज नंबर 114 पे क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, मैं रिपीट क्वेश्चन पढ़ भी देता हूं, वो भी आपने करना है। कह रहा है अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड्स एट अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। वो पहले था ना 12 मीटर पर सेकेंड वाला, अब कितने पर है 19.6 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर। पहले वाला जमीन से 80 मीटर ऊपर था, ये कितना है 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। हेलीकॉप्टर से हम बावला बावला खेल रहे हैं, पत्थर फेंका है हमने, पहले तो फिर राशन पैकेज फेंका था, अब पत्थर फेंक दिया। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम लगेगा स्टोन को ऊपर से नीचे आने में। सवाल वाले जालिम ने कहीं टोटल टाइम का लफ्ज यूज नहीं किया, लेकिन हम हमारे इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से यह बात जानते हैं कि स्टोन पहले ऊपर जाएगा क्योंकि उसके पास अपवर्ड वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकेंड, तब तक जाएगा जब तक स्पीड 0 ना हो जाए, देन ऊपर से क्या होगा नीचे आएगा। तो इसका टोटल टाइम हमारे पास आ रहा है 8 सेकेंड। ठीक है भैया, टोटल टाइम क्या आएगा 8 सेकेंड, और इसके जो जो टाइम आएंगे वो मैंने यहां मेंशन कर दिए। अच्छा, ये टाइम किताब के आंसर्स हैं। जब आप खुद से सॉल्व करोगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर तो इनमें 19-20 हो सकता है। 19-20 का मतलब ये 7.9 तो आ सकता है, 8.1 आ सकता है। 19-20 का मतलब खुदा ना खास्ता कतई ये नहीं है कि ये 110 आएगा। अगर ऐसे कोई बेहुदा आंसर आ रहा हो तो आप चेक कर लेना आपने कोई बोंगी मारी होगी। यहां पे हमारा फ्री फॉल मोशन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डिटेल में डाले हुए हैं नीचे, उसको आप देख सकते हो। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन के मजीद क्वेश्चंस करेंगे। एस एन वाले क्वेश्चंस जो मैंने शायद बताया भी था ना, एक चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है एस एन एथ इक्वल्स यू प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n-1। उसके अंदर भी हम फ्री फॉल मोशन को इस्तेमाल कर रहे होंगे। उम्मीद है आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।